हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा के बारे में, या इसे ब्रोंस्टेड और लोरी की अम्ल क्षार अवधारणा भी कहते हैं। ब्रोंस्टेड और लोरी की कौन सी अवधारणा? अम्ल व क्षार अवधारणा, यानी अम्ल क्षार के बारे में ब्रोंस्टेड और लोरी की क्या अवधारणा है वो उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आर्यनिस की अवधारणा की बात की थी, जिसने कहा कि जलीय विलयन में जो पदार्थ H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है, और जलीय विलयन में जो पदार्थ OH- आयन देता है उसे क्षार कहते हैं। ब्रोंस्टेड और लोरी ने अम्ल और क्षार की अवधारणा जो दी, उसके अनुसार जो रासायनिक पदार्थ H+ आयन दे, यानी कि H+ आयन दाता, H+ आयन का जो दाता होगा वो अम्ल होगा, और H+ आयन को ग्रहण करने वाला या H+ आयन ग्राही क्षार होगा। आर्यनिस की अवधारणा से मिलती जुलती थोड़ी ये अवधारणा है, लेकिन उससे थोड़ा सा अंतर है। आर्यनिस ने क्षार की व्याख्या करने के लिए एक तो OH- आयन की बात कही थी, और साथ में जलीय विलयन की बात कही थी कि अगर अम्ल होगा तो जलीय विलयन में H+ आयन देगा, और क्षार होगा तो जलीय विलयन में OH- आयन देगा। यानी कि आर्यनिस के लिए जलीय विलयन की आवश्यकता थी, लेकिन ब्रोंस्टेड और लोरी ने जलीय विलयन की कहीं पर भी कोई बात नहीं की। उन्होंने सीधी सी परिभाषा ये दी कि यदि कोई रासायनिक पदार्थ H+ आयन देगा तो वह अम्ल कहलाएगा, और यदि कोई रासायनिक पदार्थ H+ आयन को ग्रहण कर लेगा तो वो क्षार कहलाएगा। जलीय विलयन की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो आर्यनिस की अवधारणा की जो कमी थी उसको अपने ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा की सहायता से दूर कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसके अनुसार ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा के अनुसार कुछ उदाहरण जो हम करके देखेंगे, और उनको अम्ल और क्षार के हिसाब से वर्गीकृत भी करके देखेंगे कि कौन सा अम्ल होगा और कौन सा क्षार होगा। उदाहरण के लिए HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, जब इसका विभाजन होता है या इसका वियोजन होता है तो H+ और Cl- में टूटता है। अब क्योंकि HCl H+ आयन दे रहा है तो ये जो HCl होगा ये अम्लीय प्रकृति का होगा या ये अम्ल होगा। HNO3 का वियोजन H+ और साथ में NO3- इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर भी H+ प्राप्त हो रहा है, तो ये रासायनिक पदार्थ HNO3, जिसको नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं, ये HNO3 H+ दे रहा है, इसलिए ये भी अम्ल होगा। इसके साथ ही एक और रासायनिक पदार्थ ने हम H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, वैसे सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। इसके वियोजन के अंदर भी हमें H+ आयन प्राप्त होता है, और साथ में HSO4- आयन भी प्राप्त होता है। तो H+ आयन प्राप्त होने की वजह से ये भी एक प्रकार का अम्ल होगा। तो H+ आयन देने के आधार पर हम इसे अम्ल कह देते हैं, और जो रासायनिक पदार्थ H+ को ग्रहण कर लेंगे वो क्षार कहलाएंगे। तो अब देखिए, ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा बहुत ही साधारण है, जिसमें H+ के देने और H+ के लेने के आधार पर ही अम्ल और क्षार की व्याख्या हो जाती है। लेकिन इसमें एक और नया कंसेप्ट जो निकल के सामने आता है वो संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, कंजुगेटेड एसिड और कंजुगेटेड बेस। इसके साथ ही हमें ये जानना होगा कि संयुग्मी अम्ल क्या होता है, और साथ में संयुग्मी क्षार क्या होते हैं। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, ये कंसेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा के आधार पर ही समझाया जा सकता है। तो अब अपन संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि संयुग्मी अम्ल कैसे प्राप्त होता है और संयुग्मी क्षार कैसे प्राप्त होता है। तो देखिए, ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार जो रासायनिक पदार्थ H+ आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो ये अम्ल हो गया। लेकिन H+ देने के पश्चात जो रासायनिक पदार्थ या जो स्पीसी हमें मिलती है उसे हम संयुग्मी क्षार कहते हैं। अम्ल की वजह से क्षार प्राप्त होता है और उसे हम संयुग्मी क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर जो Cl- क्लोराइड होगा इसे संयुग्मी क्षार कहा जाएगा। HCl का संयुग्मी क्षार Cl- होगा। ठीक उसी प्रकार HNO3 अम्ल है, इसने H+ दे दिया, तो H+ देने के बाद जो स्पीसी बची NO3-, ये यहाँ पर संयुग्मी क्षार का काम करेगी।
संयुग्मिक क्षार हो जाएगी, कंजुगेटेड बेस। ठीक वैसे यहाँ पर H2SO4 है, H2SO4 ने H+ दे दिया। H+ देने के बाद जो रासायनिक पदार्थ बचा, जो स्पीसी बची, ये क्षार होगी और इसको हम संयुग्मिक क्षार नाम दे देंगे, संयुग्मिक क्षार। यानी अम्ल से H+ निकलने के बाद संयुग्मिक क्षार बनता है। और ठीक इसकी जो उल्टी प्रक्रिया होगी, जो क्षार होगा, वो क्षार जब H+ को ग्रहण कर लेगा, उसके बाद जो रासायनिक पदार्थ बनेगा उसे हम संयुग्मी अम्ल कह देंगे। अम्ल से संयुग्मिक क्षार बनेगा और क्षार से संयुग्मी अम्ल बनेगा। देखिए किस प्रकार से। इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को बिल्कुल उल्टा लिख के भी हम संयुग्मी अम्ल और संयुग्मिक क्षार की व्याख्या कर सकते हैं। Cl- ये रासायनिक पदार्थ हमारे पास है। अब क्योंकि ये Cl- है, ये एक H+ आयन को ग्रहण कर सकता है। ये H+ आयन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, तो ये एक प्रकार का क्षार होगा। क्योंकि ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा ये कहती है कि जो रासायनिक पदार्थ H+ ग्रहण करे उसे क्षार कहते हैं। तो जो क्लोराइड माइनस है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय है, ये H+ को ग्रहण करेगा और उसके बाद HCl रासायनिक पदार्थ बनेगा। अब HCl जो मिलेगा, अब क्योंकि क्षार की साथ H+ जुड़ने के बाद ही रासायनिक पदार्थ बना है, तो क्षार से हमें अम्ल प्राप्त होगा और इस अम्ल का नाम संयुग्मी अम्ल होगा। ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड या HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये अब संयुग्मी अम्ल का उदाहरण होगा। रासायनिक नाम तो इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही है, लेकिन ये संयुग्मी अम्ल है। ठीक उसी प्रकार NO3- नेगेटिव चार्ज है, ये H+ को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। ब्रोंस्टेड और लोरी के उदाहरण के अनुसार जो रासायनिक पदार्थ H+ को ग्रहण करता है उसे क्षार कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होगी। और जब क्षार में H+ जुड़ता है तो उससे जो रासायनिक पदार्थ मिलेगा, नाइट्रिक अम्ल, ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ये अम्ल होगा और कैसा अम्ल होगा? संयुग्मी अम्ल होगा। इसे हम संयुग्मी अम्ल नाम दे देंगे। प्रश्न अक्सर आ जाता है कि NO3- का संयुग्मी अम्ल बताइए। तो जाहिर सी बात है, संयुग्मी अम्ल कब बनता है? जब क्षार के अंदर H+ जोड़ दिया जाए। तो इसके अंदर हम H+ जोड़ देंगे और जो भी मिलेगा वो संयुग्मी अम्ल होगा। HSO4- इसके साथ यदि H+ को जोड़ दिया जाए तो जो H+ को ग्रहण करता है उसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। और इसके बाद जो रासायनिक पदार्थ मिलेगा H2SO4, ये अम्लीय प्रवृत्ति का है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन इसको हम संयुग्मी अम्ल कहेंगे। संयुग्मी अम्ल यानी क्षार से संयुग्मी अम्ल प्राप्त होता है और अम्ल से संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है। इसको हम एक साधारण लाइन के द्वारा भी थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं कि जितने उदाहरण हमने किए हैं उसके अंदर हमने आखिर किया क्या। जो अम्ल होगा वो H+ आयन को त्यागेगा, क्योंकि ब्रोंस्टेड और लोरी के उदाहरण ये कहते हैं कि जो रासायनिक पदार्थ H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। अम्ल में से जब H+ आयन निकल जाएगा तो जो रासायनिक पदार्थ में मिलेगा वो इस अम्ल का संयुग्मी क्षार होगा, कंजुगेट बेस होगा। और जो क्षार होते हैं वो H+ आयन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ब्रोंस्टेड लोरी और अवधारणा की कहती है, ब्रोंस्टेड लोरी की अवधारणा ये कहती है कि जो रासायनिक पदार्थ H+ को ग्रहण करता है उसे क्षार कहते हैं। क्षार जब H+ को ग्रहण कर लेता है उसके पश्चात जो रासायनिक पदार्थ बनेगा वो संयुग्मी अम्ल कहलाएगा। यानी कि अम्ल से संयुग्मी क्षार बनता है और क्षार से संयुग्मी अम्ल बनता है। फर्क सिर्फ एक हाइड्रोजन या H+ आयन का आएगा। H+ आयन को हटाना है या फिर जोड़ना है। परीक्षा में कभी कभी हमसे सीधा सा सवाल पूछ लेते हैं, कुछ अम्ल दे देंगे और हमें उससे संयुग्मी क्षार पूछेंगे। संयुग्मी क्षार पूछा, इसका मतलब हमें उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देना है। कुछ क्षार दे देंगे और उसका हमसे संयुग्मी अम्ल पूछेंगे, इसका अर्थ है हमें उसके अंदर एक H+ को जोड़ देना है। कैसे? एक छोटा सा उदाहरण करके हम और देखते हैं। इन्हीं दो लाइनों के आधार पर उदाहरण के तौर पर हमसे कह दिया गया कि HClO4 का
संयुग्मिक क्षार ज्ञात कीजिए। यानी कि ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, जाहिर सी बात है, हमें उसका संयुग्मिक क्षार ज्ञात करना है। संयुग्मिक क्षार ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, जो रासायनिक पदार्थ दिया गया है उसमें से एक H को हटा देना है, HClO4, इसमें से हमें H प्लस को हटा देना है, बचा क्या, ClO4 माइनस। तो ये जो ClO4 माइनस है ये हमारा संयुग्मी क्षार होगा, संयुग्मी क्षार। या फिर एक सवाल सीधा सा इसके विपरीत दिशा में हमसे पूछ ले, H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस का संयुग्मी अम्ल ज्ञात कीजिए। संयुग्मी अम्ल हमें ज्ञात करना है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि संयुग्मी अम्ल कब प्राप्त होगा, जब हम एक H प्लस दिए गए रासायनिक पदार्थ में जोड़ देंगे। तो ये जो H2PO4 माइनस है, H2PO4 माइनस या -1 कह दीजिए, इसके ऊपर इसके साथ यदि एक H प्लस को जोड़ दिया जाए तो इसके जुड़ने से जो रासायनिक पदार्थ बनेगा H3PO4, ये H3PO4 जो होगा हमारा संयुग्मी अम्ल होगा। तो ये ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा थी, जिसमें अम्ल और क्षार की व्याख्या उन्होंने बहुत ही साधारण और सरल तरीके से की कि जो रासायनिक पदार्थ H प्लस दे दे वो अम्ल का काम करेगा, उसकी प्रवृत्ति अम्लीय होगी, और जो H प्लस को ग्रहण कर ले वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये बात बताई कि जब अम्ल में से H प्लस आयन को निकाल दिया जाता है तो जो बचा हुआ रासायनिक पदार्थ है उसे हम संयुग्मिक क्षार कहते हैं, और जो क्षार है उसके अंदर जब H प्लस को जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त होने वाला जो रासायनिक पदार्थ है वो संयुग्मी अम्ल होता है। तो इस प्रकार संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा को भी ब्रोंस्टेड और लोरी की अवधारणा की सहायता से समझाया जा सकता है। अम्ल और क्षार की व्याख्या भी इसके द्वारा की जा सकती है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन प्लस का जुड़ना या निकलना संभव नहीं होता, हाइड्रोजन में होता ही नहीं, उनकी भी अम्लीय और क्षारीय प्रवृत्ति की व्याख्या करनी होती है। तो उनको किस आधार पर अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति का दर्शाएंगे या उनकी परिभाषा किस आधार पर करेंगे, वो उसकी व्याख्या करने में ब्रोंस्टेड और लोरी असफल रहे। हालांकि अवधारणा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जिसमें से खासकर ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार का कंसेप्ट ये अक्सर पूछ लेते हैं, तो हमें इसके बारे में पूरा ध्यान रखना है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो बातें हैं ये आपको जरूर समझ में आएंगी। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम अम्ल और क्षार की एक और अवधारणा के बारे में बात करेंगे, जो कि हम आपको शुरुआत के पहले वीडियो में बता चुके हैं, जिसे लुईस की अम्ल और क्षार की अवधारणा कहते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।